गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग कल की क्लास में पढ़ रहे थे विधायिका, है ना? जैसा कि आपको यहाँ मैं दिखा दूँ एक बार, ये जो आपका चैप्टर है विधायिका, है ना? तो कल हम लोगों ने विधायिका को पढ़ा। तो जिसमें से कल वाली क्लास में हम लोगों ने संसद के बारे में थोड़ा-सा जानकारी की थी, और संसद के बाद जो संसद के 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तो संसद के 3 पार्ट में जो पहला पार्ट है राष्ट्रपति वाला, इसको हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया था। और कल की क्लास में हम लोगों ने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को पढ़ा था। अब हमारा जो इस विधायिका को एक और पार्ट है, जिसको हमने पार्ट 2 नाम दिया है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, विधायिका पार्ट 2, है ना? तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब संसद में विधायी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कैसे कोई विधेयक एक कानून का रूप लेता है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये कि विधेयक होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है? उनका फंक्शन क्या है और वो अप्रूव कैसे होता है, ये इन सारी बातों की चर्चा आज आज की हम लोग क्लास में करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी विधायिका पार्ट 2, और उसका नाम रहेगा संसद में विधायी प्रक्रिया, ठीक है? चलिए, और ये जब हमारी क्लास पूरी होगी तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसी में विधायिका पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में। क्योंकि 1 नंबर का सवाल आपका संसदीय समितियों से कई बार पूछा जाता है। जैसे आपका कोई लोक लेखा समिति से पूछ लिया, या प्राक्कलन समिति से पूछ लिया गया, है ना? या जो यहाँ पे आपने अभी आप यहाँ पे एक शब्द पढ़ेंगे, उसका नाम है संचित निधि, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो चीज़ें भी हम कल वाली क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है? कि भारत में कितनी प्रकार की निधियों की बात की गई है, ठीक है? संचित निधि क्या होती है, ठीक है? या और भी क्या चीज़ें होती हैं, तो उन सब पे हम कल चर्चा चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी विधेयक के ऊपर, ठीक? चलिए, तो क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है संसद में विधायी प्रक्रिया। अब इसमें हम थोड़ी-सी आपको ब्रीफिंग दे दें कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि उसके बारे में हम जानेंगे कि जो विधायी प्रक्रिया है इसका संविधान में उल्लेख कहाँ पे किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक है? और कोई विधेयक आपका बिल कैसे सॉरी कोई बिल जो आपका एक्ट कैसे बनता है, कोई विधेयक आपका अधिनियम कैसे बनता है, इसको जानेंगे। फिर हम लोग आएँगे और तब जानेंगे कि विधेयकों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के विधेयक अभी तक होते हैं, ठीक? उसके बाद फिर एक-एक करके हम लोग इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। सबसे पहला है साधारण विधेयक, उसके बाद है धन विधेयक, और तीसरा है वित्त विधेयक। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं, एक है धन विधेयक और दूसरा है आपका वित्त विधेयक, और इन दोनों में फ़र्क होता है, इसको जानते रहिएगा। और तीसरा आपका संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है? चलिए, तो जो सबसे पहला है वो आपका साधारण विधेयक, इसको हम लोग देखेंगे। फिर आपका आएगा दूसरा धन विधेयक, उसको पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। और फिर तीसरा आपका आएगा वित्त विधेयक, ठीक है? और वित्त विधेयक के बाद फिर आगे हम जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद ये जो आपका चौथा है संविधान संशोधन विधेयक, और ये चौथा पार्ट है, ठीक है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है अनुच्छेद 368 के तहत क्या-क्या बातें होती हैं, और यहीं पर आपका एक बात और स्पष्ट हो जाएगा कि विशेष बहुमत क्या चीज़ होती है, ठीक है? आप लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारी बात ये सुना होगा कि बहुमत बहुमत है ना, इतनी बहुमत से, विशेष बहुमत से, ठीक है? तो वो होता क्या, उसको भी हम लोग आज ही देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया, ठीक है? कि संसद में बजट किस प्रकार से तैयार किया जाता है और बजट में कौन-कौन सी बातें आती हैं, ठीक? और ये देखिए जो अभी हमने आपसे कहा था कि संचित निधि के बारे में, तो वो देखिए आपका यहीं पर आ गया है, ठीक? और इससे ज़्यादा जो चर्चा होगी वो कल वाली क्लास में होगी, ठीक? और जो आपका भारित व्यय है वो क्या होता है, उसको यहाँ पे कर देंगे। फिर जो सबसे लास्ट है, असल में ये पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए कि बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है, किस कौन-कौन से प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमारा बजट है वो हम तक आ पाता है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर के 6 पॉइंट तक इसका क्रम है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो इतना सब करते हुए लास्ट में हमारे पास बजट आ पाता है, ठीक है? चलिए, तो इतनी सारी बातें जो हमको आज की क्लास में पढ़नी है। तो इस प्रकार हम अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे, ठीक? चलिए, तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना जो है स्टार्ट करते हैं विधेयकों के बारे में, है ना? कि सबसे पहली बात है कि विधेयकों का जो संवैधानिक उपबंध है वो कहाँ पे है, संविधान में कहाँ पे बात कही गई है कि हाँ, विधेयक होगा उसका जो है उल्लेख होगा। चलिए, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि विधायी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 107 से लेकर के 111 के अंतर्गत संक्षेप में किया गया है। इसके साथ-साथ लोकसभा तथा राज्यसभा के नियम भी विधायी प्रक्रिया को पूरा
करवाते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो लोकसभा के अंतर्गत आते हैं और राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो वह भी जो है संसद की जो विधायी प्रक्रिया है उसको पूरा करवाते हैं, ठीक? दूसरी बात ये है कि कोई भी कानून या लॉ शुरुआत में विधेयक ही होता है। सबसे पहले क्या होता है? विधेयक। विधेयक का मतलब मोटा-मोटा आप ये मतलब समझो, जैसे मान लो हमको कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया, है ना? हमने एक प्रस्ताव तैयार किया, हमने ये बनाया कि सर हम एक कानून बनाना चाहते हैं और सर उसके ये पॉइंट रहेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने हमने उसकी एक जो रूपरेखा खींच ली है। तो उसको जो क्या करेंगे हम अपने सदन में लेकर आएँगे और उसके बाद उसको पेश करवाएँगे। अब पेश करने के बाद अब वो पास होगा कि नहीं पास होगा वो तो बात की बात है। और अगर वो पास हो गया तब वही जा कर के बाद में क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा या अधिनियम बन जाएगा या कानून बन जाएगा। लेकिन पहले क्या होगा वो प्रस्ताव होगा या विधेयक होगा, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि कोई भी कानून शुरुआत में केवल क्या होता है? विधेयक होता है या फिर बिल कहते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा जब विधेयक को अपेक्षित बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तो वह अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाता है, ठीक है? चलिए, ये तो अंतर था आपका विधेयक में और अधिनियम में, ठीक है? अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि विधेयक हमारे होते कितने प्रकार के हैं। तो विधेयक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि में से विधेयकों को 4 भागों में बाँटा जा सकता है। पहला कौन-सा है? साधारण विधेयक, सेकंड आपका है धन विधेयक और तीसरा आपका है वित्त विधेयक और चौथा आपका संविधान संशोधन विधेयक। यहीं पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि धन विधेयक और आपका वित्त विधेयक ये 2 बातें हैं, ठीक है? जो आपका धन विधेयक है उसको हम क्या बोलते हैं? मनी बिल बोलते हैं और जो आपका वित्त विधेयक है उसे क्या बोलेंगे? फाइनेंस बिल बोलेंगे, ठीक है? चलिए फ़ाइनेंशियल बिल बोलेंगे। अब जो पहला है साधारण विधेयक, सबसे पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, साधारण विधेयक में क्या-क्या बातें आती हैं, इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि साधारण विधेयक अन्य तीनों प्रकार के विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से भिन्न होता है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, यहाँ से सवाल कई बार बनता है। सबसे पहली बात ये कि किस विधेयक को कहाँ पेश किया जाएगा? तो इस नाते आप यहीं पर समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक होगा, तो उसे हम चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में, कहीं पर भी सबसे पहले पेश कर सकते हैं। ठीक? यही बात लिखी गई है कि जो आपका साधारण विधेयक है, वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात ये अब ये जो आपका विधेयक जब प्रस्तुत हो जाएगा, अब इसको 3 बार पढ़ा जाएगा। कितनी बार पढ़ा जाएगा? इसके 3 चरण होते हैं। उन चरणों को हम क्या बोलते हैं? वाचन बोलते हैं। उन चरणों को देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है वाचन। क्या बोलते हैं? वाचन। मतलब 3 बार वो पढ़ा जाएगा। पढ़ा ही नहीं जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, संशोधन किया जाएगा। ठीक है? मतलब उसका जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होगी। अब देखो पहले चरण में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, फिर थर्ड में क्या होगा। अब देखो हमने क्या किया, मान लीजिए हमारा कोई विधेयक है उसको हमने हमने जो मान लीजिए हमने लोकसभा के सामने रख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब आएगा हमारा पहला चरण आएगा। पहले चरण में क्या होगा, उसमें उसमें उसको पढ़ा जाता है। तो पहले चरण में सामान्यतः विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है, ठीक? सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है, अर्थात प्रथम वाचन में विधेयक को पेश किए जाने से लेकर के राजपत्र में प्रकाशित करने तक की ही प्रक्रिया होती है। अब आती है बात दूसरी। द्वितीय चरण में विधेयक के सभी उपखंडों पर, उपबंधों पर विस्तृत चर्चा होगी। देखो पहली बार क्या हुआ, पहली बार तो आपसे सदन से अनुमति ली गई कि सर हम इस मामले पर या इस मुद्दे पर प्रस्ताव अपना लाना चाह रहे हैं, ठीक? और उसके बाद उसको जो है राजपत्र में प्रकाशित करने तक की प्रक्रिया समाप्त कर ली गई। अब जब दूसरा चरण इसका प्रारंभ होगा तब क्या होगा कि उसके जितने भी उपबंध हैं उन सब पे क्या होगी, एक विस्तृत लंबी वार्ता होगी या चर्चा होगी या बहस कह सकते हो। और इस चरण के अंतर्गत विधेयक 3 उपचरणों से होकर के गुजरता है। अब 2 में भी 3 पार्ट हैं, ठीक है? इस चरण में साधारण बहस की अवस्था, समिति अवस्था एवं विचार की अवस्थाओं से होता हुआ विधेयक नए रूप में सामने आता है, ठीक है? अर्थात संशोधन प्रस्तावों पर मतदान का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है यदि संशोधन अपेक्षित हो। यदि उस प्रस्ताव में कोई संशोधन करने की भी बात होगी, तो उसको भी अपडेट करके अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखो पहली बार हमने क्या किया कि हमने जो है सदन में पेश किया और साहब से अनुमति मांगी कि सर हम इसको पेश करना चाह रहे हैं।
दूसरी बार जब होगा तब उस पे कायदे से उस पे बहस होगी, चर्चा होगी और चर्चा के दौरान जितनी भी खामियां होंगी उसी पर क्या होगा, उस पर संशोधन किया जाएगा, अगर संशोधन की आवश्यकता है तो। ठीक है? और उसके बाद तब इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। अब आएगी बात तीसरी, तो उसका नाम है तृतीय चरण या तृतीय वाचन। इसमें संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है एवं इस चरण में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता। भाई इसके पहले ही जितना भी आपको उसमें समझना था, संशोधन करना था, सारी बातें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये आया कि अब ये बताइए क्या इसको आप लोग समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें आती हैं। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत उसका समर्थन कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। अगर बहुत सारे लोगों ने जो भी रिक्वायरमेंट है अगर उसको फुलफिल करते हैं, लोग उसके समर्थन में आते हैं, अपनी बात को वहाँ रखते हैं, हाँ के रूप में जवाब देते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, तब उसको हम पारित मान लेते हैं। ठीक? अभी तो ये हो गई एक सदन की बात की, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो वहाँ पर जो है ये पास, अब वहाँ पर ये पारित हो गया, पहले सदन में ये पारित हो गया। अब पहले सदन में पारित होने के बाद अब ये जाएगा दूसरे सदन में। तो यहाँ देखो लिखा है कि तत्पश्चात विधेयक दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। इस समय दूसरे सदन के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन-कौन से आप सबको पता है? बेसिकली आज की जो क्लास है इसमें कई सारी बातें आपको पहले से मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने राष्ट्रपति पढ़ रखा है, आपने लोकसभा पढ़ रखा है, आपने राज्यसभा पढ़ रखा है, तो वहाँ पर भी यही सारी बातें आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर चूँकि अब विधेयक का ही ये टॉपिक है, तो अब विधेयक के साथ क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हमको यहाँ भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है? चलिए। तो अब बताओ जब वो दूसरे सदन में जाएगा तब वहाँ पे क्या होगा उसके साथ? देखो यहाँ पर उनके साथ 4 बातें हो सकती हैं। या तो विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाए कि मतलब पहले वाले जो हमारा सदन ए था उसने जब पारित किया और ये आया बी में के पास, तो बी ने कहा कि देखो ए से पास हो चुका था, तो बी वाले ने भी कहा कि हाँ साहब हमारी तरफ से भी पास है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात ये होगा कि कुछ संशोधनों सहित प्रथम सदन को वापस कर देगा। मान लीजिए लोकसभा में से कोई प्रस्ताव राज्यसभा के पास गया, अब राज्यसभा वालों ने भी अपनी निगाह से देखा, हो सकता है कोई त्रुटि उनको नज़र में आई हो या ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत रह गई हो। तो उस बात को बताते हुए भाई साहब बी वाले ए वाले के पास वापस कर देंगे कि भाई साहब इसमें आप ये बातें अपडेट कर दीजिए और अपडेट करने के बाद फिर आप हमें भेजिए, फिर उसको हम कर देंगे। ठीक? दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि विधेयक को अस्वीकार कर दें कि हो सकता है कि आप जिस मंशा से अपना वो कानून लाना चाह रहे हों, उस बात से आपके जो बी वाले हैं, सदन वाले, वो मंजूरी ना दे रहे हों, तो वो क्या कर देंगे? अस्वीकार कर देंगे। और हो सकता है कि चौथी बात करें कि विधेयक पर कोई कार्यवाही ही ना करें कि हमसे कोई मतलब नहीं, आपको जो मर्ज़ी आप करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई कार्रवाई ना करें। ठीक है? तो ये 4 बातें हो सकती हैं कि जो सेकंड हमारा हाउस है, वहाँ से। ठीक? लेकिन अब दूसरी बात ये, उसको हमने यहाँ नोट पॉइंट में लिख दिया है और ये बात आपको पता भी है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा था जिस पर दोनों सदनों में बहस हो गई, वो कह रहे नहीं हमारी बात सही है, वो कह रहे नहीं हमारी बात सही है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? तब राष्ट्रपति करेंगे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेंगे कि भाई ठीक है, ऐसा करिए, अब आप लोग आपस में लड़िए मत, हमारे सामने आइए और दोनों पक्ष एक साथ बैठते हैं, फिर उस पे चर्चा करते हैं। ठीक है? जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आप सबको पता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की। उसके बाद अब संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाई जा सकती, ये बात भी आपको पता है कि जब भी कभी इसको हम ब्रैकेट में कर दें यहाँ पे, है ना? संयुक्त विधेयक, सॉरी, जो आपकी संयुक्त बैठक है वो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाई जाती है। ठीक? यह किस पर होती है? केवल और केवल साधारण विधेयकों पर। ठीक है? और या कभी अगर कोई और वित्तीय मामला हुआ तो उस पे हो सकता है। ठीक? देखो वही बात लिखिए कि यह केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयकों के मामले में ही बुलाई जा सकती है। यदि इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक है? ये हो गया। ये तो बात हो गई आपकी कि क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता है। अब देखो अभी तक सिर्फ़ पारित होने की बात हो रही थी। लोकसभा ने कहा कि हम इसको पारित करना चाह रहे हैं और राज्यसभा ने कहा कि हम नहीं होने देंगे। तब उसकी क्या बुलाई गई?
संयुक्त बैठक बुलाई गई। उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया? लोकसभा के अध्यक्ष ने किया। अब उसके बाद कुछ बहस हुई, कुछ ए ने कहा, कुछ बी ने कहा, कुछ ए ने कहा, फिर बी ने कहा। फिर दोनों की बातों पर मिलते-जुलते लास्ट में क्या हुआ कि हाँ, सहमति बन गई। और जब सहमति बन गई, तब अब हम ये मान लेंगे कि हाँ, अब ये विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो गया। और जब तक दोनों लोग सहमत नहीं होंगे, तब तक उसको दोनों सदनों से पारित नहीं माना जाएगा। अब देखो, पारित तो हो गया, लेकिन कानून कब बनेगा? जब तक उस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी स्वीकृति के लिए। अब राष्ट्रपति इस मामले में 3 काम कर सकते हैं। आप सबको पता है क्या-क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है। तो देखिए, इसको हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे, अथवा अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, अर्थात पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, कि मतलब हमने इस पे अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन बाद में बताएंगे। तीसरी बात यह है कि दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। ये 3 काम राष्ट्रपति सर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो उन्होंने संशोधन के लिए दोनों सदनों को वापस कर दिया और दोनों सदनों ने संशोधन किया या ना किया, इतना ना करने के बावजूद भी अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति साहब बाध्य हैं। अब की बार अगर कोई विधेयक संशोधन मतलब जब राष्ट्रपति के पास भेजा गया था और राष्ट्रपति साहब ने उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजा था और संसद ने दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि सर हमने इस पे हमने पढ़ लिया, समझ लिया है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आप इस पे साइन कर दीजिए। तब जब दोबारा उनके पास जाएगा, तब क्या होगा? तो इस बार राष्ट्रपति साहब क्या होंगे? बाध्य होंगे, साइन करने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है? लेकिन यहीं पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यह कंडीशन सिर्फ और सिर्फ संसद के लिए ही लागू होती है। कौन सी कंडीशन? कि राष्ट्रपति दोबारा भेजे गए विधेयक पर अपनी सहमति जरूर देंगे। लेकिन अगर कहीं किसी विधानसभा से भेजा जाता है या विधान परिषद से भेजा जाता है, तो वहाँ के लिए बाध्यता नहीं है, ठीक है? इस बात को जानते रहिएगा। तो वही बात देखो, पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि यदि विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधित करके अथवा बिना संशोधित किए हुए पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, ठीक है? चलिए, यही यही आपका टेक्निकल पॉइंट है, इसको जानते रहिएगा। और 10वीं बात यह है कि इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो विधेयक अधिनियम में बदल जाता है, ठीक है? ये पूरी कहानी है कि बिल, आपका जो बिल है वो एक्ट कैसे बनता है, ठीक है? ये तो बात होगी आपके साधारण वाली की, ठीक है? अब साधारण के अलावा जो आपका धन विधेयक है, जो वित्त विधेयक, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? चलो भाई, हमको लगता है कि हमारी जो पहली बात थी साधारण विधेयक वाली, वो आप लोगों के समझ में आई होगी। अब चर्चा करते हैं दूसरी बात, धन विधेयक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मनी बिल। और जो हमारा वित्त विधेयक होता है उसको क्या बोलते हैं? फिनेंशियल बिल, ठीक है? चलो भाई, धन विधेयक के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित कुछ बातें या शर्तें बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहला ये है कि किसी कर को लगाया जाना, टैक्स जानते हैं ना, टैक्स, तो टैक्स को लगाया जाना है या फिर उसको समाप्त किया जाना है, या उसमें कुछ संशोधन करना हो या कुछ परिवर्तन करना हो या विनियमित करना हो, तो उसके लिए धन विधेयक लाया जाता है, ठीक है? दूसरी बात, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनिमय करना हो। तीसरी बात है कि भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि में धन जमा करना हो या वहां से निकालना हो। चौथी बात यह कि भारत के संचित निधि से धन का विनियोग करना हो, ठीक है? पांचवी बात यह है कि किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना है। अब जो भारित व्यय है, इसकी चर्चा अभी हम आगे इसी क्लास में कर लेंगे, ठीक? कि कौन से व्यय को हम भारित व्यय कहेंगे, ठीक? अगर हमें उसकी घोषणा करनी है, तब हम क्या लाएंगे? धन विधेयक लेके आएंगे। और छठवीं बात यह है कि भारत की संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना हो, ठीक है? में से कोई धन प्राप्त करना हो, तब भी हम लेके आएंगे। ये तो हो गया रीजन कि धन विधेयक लाया क्यों जाता है। तो उसके छह आपके जो है क्या है, कारण है कि इनकी वजह से धन विधेयक लाए जा सकते हैं, ठीक? अब क्या होगा? अच्छा, कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनको हम धन विधेयक के रूप में नहीं मानेंगे, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है।
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(2) में यह प्रावधान किया है कि निम्नलिखित प्रकार से बने विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएंगे। कौन सा भाई? पहला ये कि अगर किसी जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड से संबंधित मामला हो। दूसरा, किन्हीं सेवाओं या लाइसेंस में फीसों से संबंधित वाली कोई बात हो। और तीसरी बात कि किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने या हटाने से संबंधित मामला हो। ठीक है, जैसे आपका कोई स्थानीय, ठीक है, वह टैक्स वाली बात होगी तो उसको भी हम धन विधेयक में नहीं शामिल करते हैं। ये 3 को छोड़ करके बाकी जो ऊपर आपके यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे गए हैं, इन 6 पॉइंट में से अगर कोई पॉइंट आता है तो उसको हम धन विधेयक मानेंगे। ठीक है, चलो ये तो बात होगी कौन सा धन विधेयक है, कौन सा नहीं है। अब धन विधेयक को पास करने की जो पहली प्रक्रिया है वो यहीं से प्रारंभ होती है कि हम या मतलब संसद किसको धन विधेयक मानेगी और किसको नहीं मानेगी, इसका फैसला कौन करेगा। और ये बात कई बार पूछी गई है, बताओ भाई, इसको हमने पढ़ाया भी है। तो इसके लिए है कि धन विधेयक का जो निर्धारण है या कि कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए IMP, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद कौन सा? 110(3) के तहत। दूसरी बात कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP, कई बार पूछा गया है कि धन विधेयक क्या लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में पेश हो सकता है? जी नहीं। अगर कभी धन विधेयक को सबसे पहले प्रस्तुत करना होगा या जहां से उसकी प्रक्रिया शुरू करनी होगी तो वो होगा लोकसभा। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब सबसे पहले उसकी शुरुआत यहीं से होगी। ठीक है, और पांचवी बात यह है कि धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत ही सीमित अधिकार होता है और धन विधेयक को राज्यसभा में ना ही संशोधित कर सकती है और ना ही इसको खारिज कर सकती है। वह अधिक से अधिक 14 दिनों तक ही इसको रोक सकती है। ये बात आपको बहुत पहले से पता है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तब क्या होता है? तब वह सिर्फ और सिर्फ उसको 14 दिन के लिए रोक सकती है, बस इससे ज़्यादा वो नहीं कुछ कर सकती। उसके बाद यदि 14 दिनों के भीतर विधेयक पर राज्यसभा की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो धन विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए जाता है कि साहब आपको देख लीजिए, हम ये कानून इस पे लाना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो देख करके अपनी स्वीकृति उनको माननी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, अगर राज्यसभा चाहे तो वह उस पे संशोधन तो कर नहीं सकती, लेकिन उच्च सदन होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते उस पे संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है कि सर हम मानते हैं आपकी बात, आप धन विधेयक लाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी नज़रों में अगर आप इन पॉइंटों पे थोड़ा-सा संशोधन कर देते तो यह आपका जो विधेयक और अच्छे तौर पे सामने आता। तो इतना वो कर सकते हैं। तो वही हमने देखो यहाँ पे लिख दिया पॉइंट नंबर 6 में कि राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती, केवल और केवल सिफारिश कर सकती है। ठीक? संशोधन नहीं कर सकती। ये बात होती है। भाई देखो, चूँकि राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों के साथ कुछ विशेष लोग भी वहाँ रहते हैं, जो आपके साहित्य से आते हैं, कला से आते हैं, ठीक है? आपके समाज सेवा से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, तो कुछ स्पेशल लोग भी होते हैं, कुछ अन्य लोग भी होते हैं, जो कुछ विषयों के मास्टरमाइंड, मतलब क्या कहते हैं, मास्टर होते हैं। तो वहाँ पे वो लोग भी होते हैं और जो आपके लोकसभा में है, वहाँ कोई भी आ सकता है, ठीक है? चाहे आपका वो एक्सपर्ट हो, चाहे एक्सपर्ट ना हो, तब भी। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि जब धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है उसके बाद एक बार दिखाने के लिए राज्यसभा में भी जाता है। ठीक, चलिए, उसके बाद आपको पता ही है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत मिले अधिकार धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो अपनी अपनी स्वीकृति दे दे, अदरवाइज सुरक्षित कर ले, बस 2 ही बात है। ठीक, और 8वीं बात देखो, एक नोट पॉइंट है कि सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे ही देता है। ठीक है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। ठीक है, मतलब ये है कि राष्ट्रपति से पूछ करके ही धन विधेयक लाया जाता है। तो जब आपसे मैं सर पूछ करके ला रहा हूँ तब आपको सहमति देनी चाहिए। ठीक है, तो वही बात है।
इसीलिए जो है धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति साहब मना नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी पूरी कहानी धन विधेयक की। हमें लगता है कि आप लोगों को बात हमारी समझ में आई होगी। अब जो तीसरा विधेयक है उसका नाम है वित्त विधेयक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखो फाइनेंशियल बिल में क्या और धन विधेयक में क्या अंतर है उसको हम यही पटाख से समझ लेते हैं कि जितने भी धन विधेयक हैं वो सारे के सारे धन विधेयक आपके वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन हर वित्त विधेयक आपका धन विधेयक नहीं होगा। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक, तो वही बात देखिए यहाँ पे हमने ऊपर लिखी है पहले पॉइंट में कि वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है उनको क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक कहलाते हैं। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं धन विधेयक किसके अंतर्गत आ रहा है, वित्त विधेयक के अंतर्गत आ रहा है। मतलब अगर कोई भी धन विधेयक होगा, जो अभी आपने ऊपर जो आपने 6 पॉइंट पढ़े थे उनमें से कोई भी आपका विधेयक होगा धन विधेयक, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, वित्त विधेयक। लेकिन सभी वित्त विधेयकों को हम धन विधेयक नहीं बोल सकते। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जिसमें कहा जा रहा है कि वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहला आपका है धन विधेयक, चूंकि वित्त विधेयक के अंतर्गत ही आता है धन विधेयक, तो इस नाते इसका पार्ट हो जाएगा ना। पहला पार्ट कौन सा है? धन विधेयक, अनुच्छेद 110 से संबंधित है। दूसरा कौन सा है? वित्त विधेयक टाइप 1 या वित्त विधेयक प्रकार 1 और वित्त विधेयक प्रकार 2। ये 3 प्रकार के आपके वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारा जो पहला है वित्त विधेयक टाइप 1, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वित्त विधेयक टाइप 1 में अगर पहली बात हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है कि यदि कि इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति इस पर मिली है। तीसरी बात यह है कि साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसमें मतलब किसमें, वित्तीय विधेयक टाइप 1 में संशोधन एवं खारिज भी कर सकती है। ठीक है, और चौथी बात यह है कि इस मामले में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। पांचवी बात यह है कि जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। ठीक, ये तो बात होगी आपके वित्त विधेयक टाइप 1 की। वित्त विधेयक टाइप 2 की हम बात कर लेते हैं। तो वित्त विधेयक टाइप 2 होता है कि साधारण विधेयकों के समान सारी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं, अर्थात राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है और इसे खारिज भी कर सकती है। देखो धन विधेयक के अलावा जो विधेयक वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, दूसरी बात यह कि गतिरोध का मतलब क्या, बहस या विरोध की दशा में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। और तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के पास इस संदर्भ में तीनों विकल्प मौजूद हैं। कौन कौन से? या तो स्वीकृति दे दें या फिर ना दें या फिर क्या कर दें, उसको संशोधन के लिए या पुनर्विचार के लिए उस सदन को वापस कर दें। ठीक है, तो ये तो बात आपकी हो गई किसकी, वित्त विधेयक की। और अब बात हम लोग करते हैं, चौथा पॉइंट हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं। अब देखो इसको हम लोगों ने इस तरह से पढ़ लिया है कि संविधान के अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना, कि आपका जो संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहते हैं विधेयक होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो 368 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो जो हमारा संविधान संशोधन अनुच्छेद है उसका नाम कितना, वो कौन सा है, 368 है। ठीक है, अब इसमें 2 बातें हमको पढ़नी है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला ये है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाला संशोधन विधेयक, और दूसरा हमारा है कि संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाला संशोधन विधेयक। अब देखो यहाँ पर चूंकि राज्यों की आधे से ज़्यादा राज्यों की आवश्यकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बड़े मुद्दे की बात की जाएगी। ठीक है, और जो ये पहला आपका है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होने वाला जो आपका संशोधन विधेयक है। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं पहले की। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, पॉइंट नंबर 1
कि भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामलों को छोड़ करके से सभी उपबंधों का संशोधन ऐसे ही विधेयकों द्वारा होता है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे यह बात लिख करके आएगा कि जब भी संशोधन की बात होगी तो उसमें यह कहा जाएगा कि भारत के संविधान के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना संशोधन करना है। ठीक है, मतलब ये कि जो उसका मूल तत्व है, जो उसके मूल बिंदु हैं, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका है जो विशेष बहुमत। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं विशेष बहुमत की बात। विशेष बहुमत क्या होता है, इसको देखो दो पार्ट में लिखा गया है। पार्ट नंबर एक में कहा जा रहा है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक, दूसरा ये कि प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन। तो इनको हम क्या बोलेंगे, विशेष बहुमत के रूप में बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूसरा कि हम जब देश के लिए काम करेंगे और उसमें कई सारे जो राज्य होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, तब हम उसकी जो बात करेंगे संशोधन की, वो वाली बात यहाँ पे लिखी गई पॉइंट नंबर 2 में। इसमें देखो क्या लिखा गया कि संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए उपबंधों में संशोधन होता है। मतलब ये कि जहाँ पे पूरे देश को क्या होगा, जहाँ पे पर पूरे देश की बात आएगी, वहाँ पर अगर कोई मामला हमको संशोधित करना होगा तब उसके लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इस प्रकार का विधेयक दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन भी हासिल होना चाहिए। मतलब अगर कभी ऐसी बात होगी जिससे पूरा देश प्रभावित होने वाला होगा तो उसमें हम राज्यों की भी सलाह लेंगे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ संसद में बैठ करके या लोकसभा या राज्यसभा में बैठ करके उस विधेयक को नहीं पास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके उसके लिए हम लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी उसका समर्थन हम लेंगे, तब उसके बाद हम उसको पास करेंगे। ठीक है, ये बात आपकी हो गई संविधान संशोधन वाली। तो संविधान संशोधन की दो बातें हैं, दोनों बातें हमने आपको यहाँ पे बता दी है। और संविधान संशोधन से संबंधित जो हमारा आर्टिकल है वो है 368, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही। अब एक पॉइंट थोड़ा छोटा सा और है, उसको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। पहला ये है कि यह विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संशोधन की अगर बात होगी तो उसे किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा यह है कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और चौथी बात यह है कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अर्थात वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। वीटो शक्ति में क्या कहता है कि अपना जो फैसला उसको सुरक्षित रख सकता था, लेकिन यहाँ पर बाध्य है। ठीक है, और इसके पीछे रीजन क्या है, वो है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपकी बिल्स की या फिर एक्ट की या विधेयक की। ठीक है, अब जो हमारा इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया, कि संसद में बजट किस प्रकार से पेश किया जाता है। आप सबको पता है कि फरवरी में आता है ना बजट आपका। ठीक है, तो किस प्रकार से पेश किया जाता है, उसके पीछे क्या क्या कहानी है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इस क्लास में, और जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया। तो जो सबसे पहला पॉइंट लिखा वो यही लिखा कि जो हमारा शब्द है बजट है ना, ये जो है आपका फ्रेंच भाषा के एक शब्द है, उसका नाम है बुजेट। बुजेट से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, दूसरी बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, आप सबको पता है वित्तीय वर्ष का कब होता है, में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगी। ठीक है, अनुच्छेद 112 के तहत क्या होता है, बजट पेश किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है।
चलिए, अब जो हमारा बजट है उसमें व्यय का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग जान लेते हैं, कि किस प्रकार से हम अपना पैसा खर्च करते हैं। चलो, जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि बजट में व्यय का वर्गीकरण। अब ये 2 पार्ट से 2 तरह से है। पहला कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा जो हमारा है वो है भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। ठीक है? चलो, तो पहला देख लेते हैं कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय का मतलब क्या होता है और उसके बाद फिर आगे जानेंगे। तो जो पहला पॉइंट इसमें लिखा है वो यही लिखा है कि इसके संबंध में सदन में केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं किया जा सकता। ठीक है? जो हमारा भारित व्यय है। अभी हम आगे इसको और डिस्क्राइब करेंगे कि भारित व्यय होता क्या है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि जो हमारा भारित व्यय है, संचित निधि पर जो भारित व्यय है, ठीक है? उस पर केवल और केवल चर्चा होगी, लेकिन मतदान नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं। किससे? संचित निधि में भारित व्यय से दिए जाते हैं। ठीक? सेकंड हमारा ये है कि भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। इसमें इसमें भारित भारित व्यय की बात नहीं हो रही है। इसमें पॉइंट लिखा है कि संसद में चर्चा भी की जा सकती है एवं इसका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा भारित व्यय है वो क्या होता है। जो भी हमने कहा ना कि इससे जो है भारत, इससे क्या होता है कि जो संवैधानिक पदों पर आसीन लोग हैं उनको क्या क्या किया जाता है, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं और किस प्रकार से दिया जाता है इसको जान लेते हैं। चलिए, तो देखो भारित व्यय के बारे में, ये ऐसे व्यय होते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित होते हैं अथवा भारत सरकार की साख को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियों, वेतन एवं भत्ते से संबंधित व्यय। ठीक है? राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं, ठीक है? जो उनको अलग से कुछ अलाउंस मिलते हैं, ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? परिलब्धियाँ बोलते हैं, ठीक? तो इन सब में जो व्यय होता है वो क्या होते हैं? वो भारत की संचित निधि में भारित व्यय होते हैं, ठीक है? मतलब जो भारत का संचित निधि है उसमें ये जो खर्चे हैं ये क्या करेंगे? इम्पैक्ट डालेंगे, अपना प्रभाव डालेंगे। इस नाते उनको क्या कहते हैं? भारित व्यय कहते हैं। दूसरा ये है कि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते। चौथा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते। पांचवा है यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते। छठा, सर्वोच्च न्यायालय, कैग, यूपीएससी के कार्यालय आदि के सभी प्रशासनिक खर्चे। और सातवां हमारा है भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण भार। और आठवां हमारा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, लेकिन वेतन नहीं। ठीक है? तो ये जितने भी 8 पॉइंट हैं, ये कौन से पॉइंट हैं? ये हैं कि भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले क्या हैं? वेतन भत्ते हैं। ठीक है? तो ये सारे लोगों को भारत की संचित निधि के भारित व्यय से दिए जाने वाले खर्चे हैं। ठीक है? आप सबको पता हो गए। अब इसके आगे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बजट को पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है? चलो भाई, फटाफट देख लेते हैं कि भारत की में जो बजट पेश होता है अपने भारत में उसकी क्या प्रक्रिया होती है अपने यहाँ। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने कि बजट पारित करने की प्रक्रिया। संसद में बजट पारित करने की लंबी प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग और वह जो है 6 चरणों से होकर के गुजरती है। पहला क्या होगा? बजट का प्रस्तुतिकरण होगी, इसकी सबसे पहले बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद आम बहस होगी कि उस पे जो है आम तौर पे बहस होगी कि हाँ सर आपने ये पॉइंट अच्छा अच्छा रखा, मगर इसमें जो है आपको इस संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इस तरह की बातें होंगी। दूसरा, विभागीय समितियों द्वारा जांच करवाई जाएगी। तीसरा, अनुदान की मांग पर मतदान होगा कि कितने लोग भाई इसके समर्थन में, कितने लोग विपक्ष में। लेकिन ये तब होगा जब अनुदान की मांग होगी। ठीक है? पांचवा ये है कि विनियोग विधेयक का पारित होना। और छठा हमारा है वित्त विधेयक का पारित होना। तो इतने सारे प्रोसेस से होने के बाद फिर हमारे पास आता है बजट। चलिए, इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव में फॉर्म में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये लिखी है कि सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है एवं बजट पर भाषण भी दिया जाता है। तत्पश्चात बजट आम बहस होती है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से चर्चा
होती है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चौथी बात ये है कि आम बहस के बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित हो जाता है। इसलिए आने वाली 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करना ज़रूरी होती है। उसके बाद पाँचवीं बात ये है कि इसी संदर्भ में लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीनों के लिए एक विधेयक पारित करती है। इसमें प्रायः साल भर के खर्चों की अनुमान से 1/6 राशि 2 महीनों में व्यय करने के लिए सरकार को दी जाती है। इसी को लेखानुदान भी कहा जाता है, ठीक? उसके बाद पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि लेखानुदान पारित होने के पश्चात सदन फिर से 3-4 सप्ताहों के लिए स्थगित कर दी जाती है। इसी समय संसद की विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों का विस्तार से जांच करती एवं रिपोर्ट तैयार करती है। होता क्या है, जब आपका बजट पेश किया जाता है तो उसमें उसमें सरकार क्या करती है कि हम फला फला मद में अपना इतना रुपया खर्च करने वाले हैं, इतना रुपया खर्च करने वाले हैं, तो इसी पर जांच होती है क्या वाकई में उस सेक्टर को उतने रुपए की आवश्यकता है कि नहीं है, कि आप सिर्फ अपने लाभ के लिए इतना पैसा केंद्र सरकार से उस डिपार्टमेंट को देने वाले हैं। तो इसकी बाकायदे जांच होती है। जांच होने के बाद तब उस पर रिपोर्ट बनती है कि हाँ वास्तव में इस सेक्टर में, जैसे मान लो आपका शिक्षा है या किसानी है ना, फसल है, किसान हमारा है, क्या उनको वाकई में इनकी आवश्यकता है? तो जब उस पर रिपोर्ट लग जाएगी तब उसके लिए वो बिल, मतलब आपका जो पैसा है वो तैयार किया किया जाएगा, ठीक है? कि हाँ इनको इतना रुपया देना है या इस सेक्टर में इतना पैसा हमको खर्च करना है, ठीक है? उसके बाद पॉइंट नंबर 7 ये है कि इन रिपोर्टों के आधार पर जब रिपोर्ट आपकी लगे कि हाँ वाकई में जो है फला सेक्टर में इतने पैसों की आवश्यकता है, तब इन रिपोर्टों के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है। मतदान की यह शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है और मतदान सिर्फ भारतीय व्ययों पर अलग मांगों पर होता है। सिर्फ भारित व्ययों से अलग मांगों पर होता है। चूंकि जो भारित व्यय है भाई, उसमें तो हम कटौती कर नहीं सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमको वेतन के रूप में देना है। राष्ट्रपति का वेतन है, उपराष्ट्रपति का है, यूपीएससी का अध्यक्ष है, उसको देना है। तो उसके अलावा जो पार्ट है उस पर ही क्या होगी, मांग होती है, ठीक है? पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। हो सकता है कि जो हमारी सत्ता है, सत्ता पक्ष में जो पार्टी है, वो ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रही हो कि भाई हम जो है किसानों को इतना पैसा देने वाले हैं इस सेक्टर में, शिक्षा पर हम इतना खर्च करने वाले हैं, हमारा जो उपभोक्ता है उस पर हम इतना खर्च करने वाले हैं, जो हमारा गृह मंत्रालय है उस पर हम इतना खर्च करने वाले हैं। तो हो सकता है कि जो हमारा विपक्ष है वह इस बातों पर क्या करे, अपनी सहमति ना दे। तो जब नहीं देगा तब वो आपसे क्या कहेगा कि सर आप इतने पैसों की बजाय कुछ कम पैसे में काम कर लीजिए, ठीक है? तो उस पर वो कटौती प्रस्ताव भी लेकर आएगा। अब कटौती प्रस्ताव हमारा 3 प्रकार का हो सकता है। देखो कि कटौती प्रस्ताव प्रस्ताव हमारा 3 प्रकार का होगा। पहला कौन है, नीतिगत कटौती, दूसरा है आर्थिक या मितव्ययिता कटौती और तीसरा हमारा है सांकेतिक कटौती, है ना? तो देखो जो पहली कटौती हमारी है वो है नीतिगत कटौती, है ना? इसमें क्या चीज़ है भाई? इसमें देखो जो सबसे पहली बात है नीतिगत कटौती कि उसमें लिखा है कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार की मांग की नीति के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। इसके तहत मांग की राशि को घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है कि नहीं आपको इतना इतना नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 रुपया आपको मिलेंगे, ठीक है? कुछ इस प्रकार से। दूसरा ये है कि आर्थिक तथा मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है, ठीक है? और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना तीसरा, है ना? हम लोगों ने दूसरी की बात कर ली कि आर्थिक तथा मितव्ययिता कटौती के अंतर्गत मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। अब जो तीसरी बात होगी वह है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। यह केवल असहमति प्रदर्शन करने का तरीका होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग को 100 रुपए की कमी की जाए, मांग में 100 रुपए की कमी की जाए, ठीक है? तो इस प्रकार के 3 प्रकार के जो कटौती प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।
और लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांगों को पारित करती है, उसके तुरंत बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और विनियोग विधेयक एक धन विधेयक ही होता है, आप सबको पता है, और इस प्रकार धन विधेयक संबंधित सारे प्रावधान इस पर लागू होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये सारी बातें जो अभी तक हमने जो की हैं वो थी बजट के पेश करने की बातें। ठीक है, तो इस प्रकार जो आज की हमारी क्लास थी वह पूरी होती है। ठीक, इसमें हम लोगों ने जितने भी बजट विधेयक होते हैं उन सब के बारे में पढ़ाई कर ली। ठीक, अब संसद से संबंधित जो हमारा तीसरा पार्ट होगा, जो हमारी विधायिका का जो तीसरा पार्ट होगा, वो होगा हमारा संसदीय समितियों के बारे में। तो जब हम अपनी अगली क्लास में आएंगे तब वहाँ पे हम लोग जानेंगे संसदीय समितियों के बारे में, जहाँ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।